पत्रकारिता का पेशा गुनाह नहीं है। सवाल करना देशद्रोह नहीं है। अगर आप सत्ता में बैठे हुक्मरानों को कटघरे में रखते हैं, उनकी जवाबदेही तय करते हैं, तो वो देशद्रोही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। हो सकता है कि ये देश और इस देश को चलाने वाली सरकार, इस सरकार के अंतर्गत काम करने वाला गोदी मीडिया ये बात भूल चुका हो, मगर हकीकत यह है कि पत्रकारिता का फर्ज होता है मजलूम के साथ खड़े होना, उसके साथ खड़े होना जिसकी आवाज को सरकार लगातार दबा रही है। आज इस कार्यक्रम का शीर्षक पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। एक ऐसे दौर में जब पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा है सच कहने के लिए, सत्ता के हुक्मरानों को कटघरे में रखने के लिए, क्योंकि सत्ता के हुक्मरानों के पास एक आसान सा रास्ता है, उन्हें आतंकवाद की धाराओं में फंसा दो। मामला कोर्ट्स में बरसों बरस चलते रहेगा और इस देश को परवाह नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दिल्ली में पत्रकारों का हुजूम फिर इकट्ठा हुआ। पत्रकार ये कह रहे हैं कि मुद्दों को कवर करना, घटनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना एक गुनाह नहीं है। अगर शाहीन बाग में एक आंदोलन हो रहा है और जमीन पर जाकर पत्रकार उसे कवर करता है तो वह कोई गुनाह नहीं है। अगर दिल्ली दंगे हो रहे हैं और पत्रकार वहां पहुंच के आप तक हकीकत पहुंचाता है तो वो गुनाह नहीं है। अगर किसान आंदोलन कर रहा है जहां सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर करीब 700 किसानों ने अपनी जानें दे दी तो वो गुनाह नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा जो पत्रकारों का हुजूम इकट्ठा हुआ, आप में से कई लोग जानते हैं कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक से ही जुड़े अमित जो हैं, उन्हें यूएपीए यानी कि जो धाराएं आतंकवाद पर या आतंकवादियों पर लगाई जाती है, उन धाराओं में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। पत्रकार उनके पक्ष में सामने आए, पत्रकार हर उस पत्रकार के पक्ष में सामने आए जिन पर हुक्मरान और सत्ता पक्ष जुल्म करता है, बेतहाशा ताकत का इस्तेमाल करके। सिद्दीक कप्पन को आप भूल गए? सिद्दीक कप्पन तो हाथरस पहुंचा भी नहीं था और इस पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी गई थी। कल्पना से भी विचित्र खेल ये लगातार किया जा रहा है, जहां सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर दबिश डाली जा रही है। इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस की रेड्स मारी जा रही हैं और सबसे शॉकिंग, पत्रकारों से उनके काम करने के औजार छीने जा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हों या लैपटॉप हों। पत्रकार एक आवाज में बोल रहे हैं, खासकर वो पत्रकार जो पत्रकारिता के सही मायनों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप्स और मोबाइल तो पत्रकार के काम करने का जरिया है। आखिर पुलिस उसे छीनकर क्यों ले जा रही है और कितना वक्त लगाएगी उसे वापस करने में? सुनिए तमाम पत्रकार इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। लिस्ट का तो पूरे सोर्सेस, उसका पूरा लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ उस मोबाइल फोन या वो लैपटॉप में होता है। उसके बाद अगर आप वो पूरा उठा के ले जाते हो बिना प्रोसीजर के, और देशों में और डेमोक्रेसीज में जुडिशियल ऑर्डर लाना पड़ता है और उसके बगैर आप मोबाइल या डिवाइसेस नहीं ले जा सकते, उसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इंडिया में अभी तक कोई प्रोसीजर, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर नहीं है। लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर भी अटैक है। बहुत लोग लैपटॉप से ही अपना कॉपी लिखते हैं, कभी लिख नहीं पा रहा है, जर्नलिज्म का काम नहीं कर पा रहा है, जिसके बहुत सारे लोगों का जीवन चलता है। हम डिमांड कर रहे हैं तुरंत इसको वापस करें। पुलिस तो देख सकती है, मोबाइल और लैपटॉप देखने के बाद इतना दिन रोकने का कोई कारण तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आजकल अगर इंडिया है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया में तो ये छोटी सी बात है, किसी लैपटॉप मोबाइल को इंटरसेप्ट करके किसी इंफॉर्मेशन लेना। वो डिवाइस का सीज करने का मतलब है कि वो नहीं चाहते हैं कि पत्रकार के पास ये डिवाइस रहे। Why is the government doing this? Because in the end, journalism dies not one journalist at a time, but it dies one institution at a time. We often dwell on bylines, anchors, investigative stories, but journalism survives only as long as institutions survive that can support it, let it run, and provide a platform in which it can be done. And this choking of institutions is one of the most critical facts of our democracies. We are looking at a very, very grim situation. As Hartosh said, all the
any book you read, any article you read by well-known scholars, historians, who tell you what are the various points leading up to a fascism of the Nazi kind, that those factors are all there. Those factors are all there. They're staring us in the face. We all know what it means when communication devices are seized by a government whose investigative agencies stand accused of planting forensic evidence in cases like Bhima Koregaon. We know where this is likely to lead. Under these circumstances, and we all understand what these problems are, the question is, where do we stand? What do we need to do? This is not a government, a democratic government. This is a tyranny. And all of us have to fight it. If the government thinks that we will get tired and we will go, no, this is going to grow. दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पत्रकारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाकायदा यह खत लिखा है और इस खत में यही लिखा गया है कि पत्रकारिता गुनाह नहीं है। राष्ट्रपति से अपील की गई है कि जिस तरह से पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए। मगर क्या राष्ट्रपति इसका संज्ञान लेंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को बाकायदा एक खत लिखा जा चुका है। क्या वो इस पर संज्ञान लेंगे और सरकार को नसीहत जारी करेंगे? याद कीजिए दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले DY चंद्रचूड़ को पत्रकारों ने एक लंबा चौड़ा खत लिखा था और उसमें उन्होंने कुछ मांगे की थी। वो मांगे क्या थी कुछ देर बाद, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा, पत्रकार जो जमा हुए उनके सामने कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब पत्रकार जमीन पर भी नहीं जा सकता? अब वो उन मुद्दों का जमीनी कवरेज भी नहीं कर सकता जिससे सरकार कटघरे में है। यह सोच तो हैरत पैदा करती है जब जांच एजेंसीज पत्रकारों से यह सवाल पूछते हैं कि भाई किसान आंदोलन करके या शाहीन बाग आंदोलन करके या महिला पहलवान जिस तरह से सड़क पर उतर जाती हैं, ये तमाम आंदोलनों से ये लोग सरकार के लिए मुश्किल हालात क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका आसान सा जवाब यह है, 2014 से पहले भी कई आंदोलन हुए थे। अन्ना आंदोलन हुआ था, तब तो किसी ने बात नहीं की थी कि सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा की जा रही है। निर्भया को लेकर, याद कीजिए, निर्भया को लेकर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में आंदोलन हुआ था। उस वक्त तो दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया था, गुनाहगारों को तुरंत पकड़ लिया था, मगर बावजूद इसके लोग सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे। उस वक्त प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल नहीं बताया गया था। पत्रकार ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो तो आपातकाल की याद दिला रहे हैं। सुनिए पत्रकार क्या कह रहे हैं। 24 घंटे के अंदर इतने ज्यादा पत्रकारों पे पुलिस रेड और उनकी सारी डिवाइसेस ले लेना, उनको डराना धमकाना, UAPA के को लेके धमकाना, मैंने तो कभी अपने जर्नलिस्टिक करियर में नहीं देखा। ये एक तरह से शायद इमरजेंसी के टाइम इतनी तादाद में हुआ होगा, उसके इमरजेंसी के बाद अगर कोई इतनी इंटेंसिटी से पत्रकारों पे प्रहार हुआ है तो मेरे ख्याल यही हुआ है। इसके बारे तो सबको मालूम है क्या हो रहा है इस देश में। जो भी डिसेंट है, जो भी क्रिटिसिज्म, सरकार का एग्जामिनेशन होना चाहिए मीडिया पे, उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश चल रही है। और ये रोक सिर्फ इंडिविजुअल तौर पे नहीं हो रही है। आप ये रोक तभी लगा सकते हैं जब आप इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय करें। और तो खास करके ये जो न्यूज़ क्लिक वाले केस में सामने जो मामला आया है, उससे दिख रहा है ये क्या किस तरह से इंस्टीट्यूशंस के पीछे जाना है। क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे क्राइम क्या है, एक्शनेबल ऑफेंस क्या है, और हमें मालूम है कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है। जो भी सरकार बनाना चाहती है, बना के कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए वो रीजंस ढूंढती है, वो वही कर रही है इस केस में। जब पत्रकारों से जब सवाल किए गए तो उनसे जो है किस प्रकार के सवाल किए गए कि आपने ये किसान आंदोलन क्यों कवर किया, आपने जो कोविड पर जो है सरकार की आलोचना क्यों की, या जो दिल्ली में जो भयंकर दंगे हुए थे उस पर आपने क्यों रिपोर्टाज किया। तो इस टाइप के तो सवाल पूछे गए हैं उन जो है पत्रकारों से। और जबकि पब्लिक के सामने और FIR में भी ऐसी बेतुके बातें मतलब कह रहे हैं कि जो है चाइना से फंडिंग आता है। और तो ये जो दोहरा जो रूप है ये हमारी जो है सरकार को शोभा नहीं देता है। अगर वो अपने आप को सबसे
जो विश्व का सबसे ताकतवर लोकतंत्र जो है मानकर अपने आप को देती है, खिताब दे रही है सरकार, तो ये जो एक तरफा जो इंक्वायरी हो रहा है और जो इंटिमिडेशन जो है मीडिया को डराने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही निंदनीय है। They have used anti-terror laws against journalists and those who are controlling small media houses, and they are doing it in the pretext of trying to control anti-India activity. There is nothing anti-India about NewsClick's journalism. NewsClick's journalism has been exceptional. It has responded to events as they have happened. It has been a beacon of the free press. जब आप मीडिया पे हमला करते हैं तो ये हमला मीडिया पे तो होता ही है, लेकिन लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों से हमें गारंटी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, तो इसका हमला आपने संविधान पे भी किया और इसके लोकतंत्र संकट में है। दोस्तों, मैंने आपको बतलाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई गई है। बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। अभी कुछ ही दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक खत लिखा गया। इसमें कई मांगे की गई, खासतौर से 4 मांगे की गई थी कि क्या क्या किया जाना चाहिए। कई गुजारिशें की गई, कई अपील की गई, क्योंकि सवाल सच्ची पत्रकारिता का है। मैंने इसी मुद्दे पर अपने एक अन्य मंच पर एक कार्यक्रम किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से क्या मांग की गई थी। आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट कदम उठाए और मीडिया के खिलाफ जांच एजेंसीज के दमनकारी इस्तेमाल को खत्म करे। उन्होंने पुलिस की तरफ से पत्रकारों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मेरा भी लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया गया था तो मुझे कोई भी लिखित फरमान नहीं दिया गया था कि भाई हम ये ले रहे हैं और इतने दिनों में आपको ये वापस मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, लैपटॉप में पैसे लगते हैं, मोबाइल फोन्स में पैसे लगते हैं। झाड़ में जो है ये लटके हुए नहीं मिलते हैं। आप अपनी मेहनत की कमाई से ये चीजें खरीदते हैं ताकि आप काम कर सकें। लैपटॉप, मोबाइल फोन एक पत्रकार के बहुत जरूरी उपकरण हैं, मगर बगैर ट्रांसपेरेंसी के इन्हें जब्त कर लिया गया। आगे क्या अपील की गई है? पिछले 24 घंटों के घटनाक्रम में हमारे पास आपकी अंतरात्मा से संज्ञान लेने और हस्तक्षेप की अपील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक निरंकुश पुलिस राज्य आदर्श बन जाए। यानी कि देर ना हो जाए चंद्रचूड़ साहब, ये देश एक पुलिस स्टेट ना बन जाए कि पुलिस किसी के घर में घुसे और उन पर कार्रवाई की जाए। यह अपील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से की गई है। आगे गौर कीजिए दोस्तों, पत्र में कहा गया है, सच्चाई यह है कि आज भारत में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग प्रतिशोध के खतरे में काम कर रहा है, बदले के खतरे में काम कर रहा है। और यह जरूरी है कि न्यायपालिका सत्ता का सामना बुनियादी सच्चाई से करे कि एक संविधान है जिसके प्रति हम सब जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से अपील की जा रही है कि सरकार से कहिए कि आपको एक संविधान के अंतर्गत काम करना है। आप बदले की कार्रवाई के अंतर्गत नहीं काम कर सकते पत्रकारों के खिलाफ जो आपसे सवाल करते हैं। आगे, UAPA का इस्तेमाल खास तौर से डरावना है। पत्रकारिता पर आतंकवाद के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आप प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकवादी बता रहे हैं, उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा रहे हैं। ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पत्रकारों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से अपील की है। पत्र में बताया गया कि हाल के दिनों में कई मौकों पर देश की जांच एजेंसियों को प्रेस के खिलाफ हथियार बनाया गया है। उत्पीड़न के साधन के रूप में और स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद के मामले दर्ज किए गए हैं। याद है आपको सिद्दीक कप्पन? 2 साल तक सिद्दीक कप्पन को जेल में बंद कर दिया गया था UAPA के अंतर्गत और 2 साल बाद उन्हें बेल मिलती है। कोई सबूत नहीं, कोई मामला नहीं, मगर इस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता है। याद कीजिए, डॉक्टर कफील खान NSA के अंतर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत इस व्यक्ति को 9 महीने तक जेल में बंद रखा जाता है।
ये टॉर्चर है, ये नाइंसाफी है, ज्यादती है। पत्र में आगे क्या कहा गया है? मीडिया को धमकी समाज के लोकतांत्रिक ताने बाने को प्रभावित करती है और पत्रकारों को एक केंद्रित आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करना, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनके कवरेज को अस्वीकार करती है, बदले की धमकी से प्रेस को शांत करने का एक प्रयास है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजिपब जैसी संस्थाओं ने जो अपील की है उसमें 4 बिंदुओं का जिक्र है। ये 4 अपील की गई हैं कि आप ये कीजिए ताकि पत्रकारों पर दमन ना हो, और वो 4 अपील क्या हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। दोस्तों, पत्रकारों के फोन और लैपटॉप को अचानक जब्त करने को डिस्करेज करने के लिए मानदंड तैयार करना, जैसा कि मामला रहा है। प्रसिद्ध शिक्षाविदों राम रामस्वामी और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। भारत संघ WPCR संख्या 138/2021 और इन कार्रवाइयों में भारत संघ द्वारा हलफनामों से संतुष्ट नहीं है। जबकि न्याय के पहिए घूम रहे हैं, राज्य ने दंड मुक्ति के साथ कार्य करना जारी रखा है। उपकरणों की जब्ती हमारे पेशेवर काम में समझौता करती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पेगासस मामले में कहा है। स्रोतों की सुरक्षा मीडिया की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक परिणाम है। लेकिन लैपटॉप और फोन अब केवल आधिकारिक उपकरण नहीं है जिसका उपयोग आधिकारिक व्यवसाय करने के लिए किया जाता है। जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा कि जरूरी उपकरण हो गए हैं। मेरी लाइफलाइन है मेरा लैपटॉप और मेरा मोबाइल फोन, और इस तरह से आप उसे जब्त नहीं कर सकते बगैर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएं। दूसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर, पत्रकारों से पूछताछ और उनसे बरामदगी के लिए दिशा निर्देश विकसित करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें मछली पकड़ने के अभियान के रूप में नहीं चलाया जाए, जिसका वास्तविक अपराध से कोई लेना देना नहीं है। फिशिंग एक्सपेडिशन दोस्तों, यानी कि आपने फेंक दिया अपना तार, मछली जो भी पकड़ में आई, जो भी प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी होगी और बहुत जरूरी है उसके लिए। तीसरा बिंदु, उन राज्य एजेंसियों और व्यक्तिगत अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के तरीके खोजना जो कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या पत्रकारों के खिलाफ उनके पत्रकारीय काम के लिए अस्पष्ट और खुली जांच के जरिए अदालतों को जानबूझकर गुमराह करते हैं। और यहां पर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि भाई कुछ जो पुलिस अधिकारी होते हैं, कुछ वो लोग ट्रांसपेरेंसी में काम नहीं करते, पारदर्शिता में काम नहीं करते हैं, जो मन आता है वो लोग उस तरह से करते हैं। जवाबदेही तय की जाए। और चौथा और आखिरी बिंदु आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पत्र में कहा गया है कि पत्रकारों और समाचार प्रोफेशनल्स के रूप में हम किसी भी प्रामाणिक जांच में सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक हैं। हालांकि तदर्थ व्यापक जब्ती और पूछताछ को निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, जिसने खुद को अकेले ही लोकतंत्र की जननी के रूप में विज्ञापित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हो क्या रहा है कि साल 2014 से इस बात की नींव रख दी गई थी कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान से अब बात चीन पर आ गई है, यानी कि पाकिस्तान के सहारे पहले हमला, उसके बाद चीन का जिक्र किया जाता है। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं तो अपने मुंह से चीन शब्द एक बार भी नहीं कहते। और हम नहीं भूलें, 2014 से पहले प्रधानमंत्री अक्सर देश को कहा करते थे कि चीन को लाल आंख दिखाना है। यानी कि सरकार अब मुद्दों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो देशद्रोह हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो। और जब आप इन मुद्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप UAPA जैसी धाराएं पत्रकारों पर लगा देते हैं, तो फिर तो कोई जवाब नहीं होता ना। मैं अपने बारे में या प्रबीर के बारे में जो प्रोपेगेंडा लगातार देख रहा हूं, गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस तरह से निशाना साध रहा है, मानो हमारे खिलाफ एक भीड़ खड़ी की जा रही है। अगर कुछ गुनाह किया होता तो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती, लोगों के मुद्दों को आप तक लाने की हिम्मत नहीं होती। मगर ये सरकार भी जानती है कि मुद्दा
कोई काल्पनिक गुनाह नहीं है, यह सरकार भी जानती है। मुद्दा है कि जब आप मजलूम की आवाज को उठाओगे, जब आप सरकार को कटघरे में रखोगे, तो तुम्हारा हश्र यही होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।